हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ एसएससी जेएचटी 2023 एग्जाम की टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1 लक्ष्मी सिंह जुड़ चुकी हैं। आ, और इन्हें जो भी विभाग मिला है और बाकी चीजें इनके बारे में आज जानेंगे। आज का ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्वागत करता हूं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आपको और हमारे लर्नर्स फेलो पूरी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो आपने ऑल इंडिया रैंक 1 एसएससी जीएसटी 2023 एग्जाम में प्राप्त किया। और स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से रहने वाली हैं, क्या है, कौन सा रैंक और क्या कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, इसके बारे में बताइए। सर मैं मूलतः बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार के कटिहार शहर में ही मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई और उसके बाद शादी करके मैं बिहार के पटना में आ गई। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की चूंकि नौकरी जो है यहाँ दिल्ली में है, एज अ सिविल इंजीनियर वो यहाँ पे हैं, तो फिर 3.5 साल से मैं यहाँ दिल्ली में ही रह रही हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। ओके ओके। यानी कि ये कहना गलत नहीं है, बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं कि बिहार की बेटी जो है इस बार एसएससी जीएसटी 2023 की टॉपर बनी है। जी थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है। मैं भी बिहार से ही हूँ, सीतामढ़ी जिले से। तो एक बिहारी होने के नाते आपको फिर से बधाई। जी अब जानना चाहूंगा कि आपके पेपर 1 में मार्क्स कितने थे, और पेपर 2 का अगर आपने कॉपी मंगाया हो तो उसका बताइए, और किस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है वो बताइए। सर पेपर वन में मेरे मार्क्स थे 181.25 हम्म। और पेपर टू में 135 मार्क्स आए हैं मेरे। मेरा सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हुआ है जल शक्ति मंत्रालय में। ओके, जल शक्ति मंत्रालय में एज अ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है। ओके। बाकी लोग पूछे उससे पहले मैं ही आपसे पूछ दूं कि जितने मार्क्स आपके हैं, टोटल आई थिंक कितने हो गए आपके? तो 316.25। 316 है। यानी कि आपको आराम से सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती थी। तो एक क्वेरी है मन में सभी के ये रहेगा कि क्यों आपने जूनियर ट्रांसलेशन को ही ये पोस्ट आपने चॉइस किया। सर एक्चुअली उस समय जानकारी के अभाव में मुझे ऐसा बताया गया था या कहीं से पता चला था कि जल शक्ति जी। मंत्रालय की वैकेंसी दिल्ली में है तो मुझे दिल्ली मिल जाएगा, यही सोचकर मैंने उस समय डाला था। और एक मन में आस्था थी गंगा मैया के प्रति, तो सोचा कि चलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नमामि गंगे से जुड़ने का अवसर प्रदान होगा, इसीलिए मैं अच्छा। डाल दी। ये बहुत अच्छी बात है, और चूंकि आपने बताया भी कि आप दिल्ली में रह रही हैं मुझे तो अपने मार्क्स या रैंकिंग पता नहीं थी, तो हम्म। बस यही इच्छा हुई कि ये डाल दिया जाए, तो डाल दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा है, विभाग भी आपको, मंत्रालय भी अच्छा मिला है, जल शक्ति मंत्रालय। और चूंकि आपने बताया भी कि आपको दिल्ली रहना भी था और दिल्ली में रह भी रही हैं, तो इस वजह से ठीक है। तो बहुत बढ़िया। आ, इसके बाद ये बताइए कि जैसे ही आपने रिजल्ट में अपना नाम देखा, आपको अपना नाम दिखा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिखा, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 पे आपका नाम दिखा, तो उस समय का जो अनुभव, एक्सपीरियंस आपने किया जो भी, तो टॉपर बनने के बाद कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसी में ऐड करता हूं कि क्या क्या बदलाव आए हैं रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद एज अ टॉपर, वो बताइए, दोनों चीजों का उत्तर। सर जब मैंने पहली बार देखा था उस दिन 1 मार्च को, तो हम्म। उस समय एक तो पहले से मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो मैं उसी की देखभाल कर रही थी, तो मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तो और फर्स्ट रैंक आया है। तो मुझे तो पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैंने खुद से देखा 2 बार 3 बार उसको देखा कि हाँ ये मेरा ही नाम है, फादर्स नेम सब कुछ मैच किया बार बार कि हाँ मैं ही हूँ, तब जाकर फिर मैं खुशी से झूम उठी। और सबसे पहले मैंने अपनी माँ को फोन किया। मेरे पापा तो अभी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पापा होते तो और भी ज्यादा खुश होते, लेकिन वो गुजर गए थे। तो माँ को बताया, मैंने माँ का आशीर्वाद लिया और यहीं से वीडियो कॉल में ही देखकर मैंने पापा को भी प्रणाम किया, क्योंकि पापा का सपना था कि उनकी बेटी किसी ऊंचे पद पे जाए। तो ऐसा और काफी भावुक करने वाला
क्षण होता है समय वो। था वो मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर अपने सारे जितने भी मेरे गुरुजन थे हम्म। उनको मैंने बताया कि सर आपने मुझे पढ़ाया तो आज ये मेरे काम आया है कि, बिल्कुल। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे पढ़ी हूँ। हम्म। और जहां तक कहा जाए बदलाव की, तो ऐसा कुछ तो बदलाव नहीं आया है। जितने भी मेरे दोस्त रिश्तेदार सब लोग थे, सभी ने बधाइयां दी और अच्छा लग रहा है। एक बाकी तो होता है ना कि ज्वाइनिंग के एग्जाम बाद पास करना बदलाव वो तो आएगा। ठीक है, लेकिन ये है ना कि एक हमेशा ये गर्व का पल रहेगा आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ा हुआ, कि हाँ मैं जिस पद पे हूँ या जिस विभाग में आई हूँ, उसका जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया था। और ये आपने जैसे जी बताया कि माता पिता और बड़े बुजुर्ग और गुरु के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या कहीं लगता है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो टॉप करने वाले होते हैं, जैसे जो ऑल इंडिया रैंक पाया जैसे आपने, तो क्या कभी ऐसा लगा आपको कि आपको टॉप करना है, या कभी ऐसा सोच के प्रिपरेशन कर रही थी, या सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना था, यही सोचा? इसके बारे में कभी चला था दिमाग में ऐसा कुछ? सर, एक्चुअली स्कूल टाइम कॉलेज टाइम शुरू से ही मैं टॉपर थी। हम्म। लेकिन शादी के बाद पढ़ाई में काफी मेरी पढ़ाई के ग्राफ में गिरावट हो गई थी, और मैं जो है लगभग लगभग उम्मीद भी छोड़ चुकी थी कि शायद अब मेरे करियर का जो है ग्राफ नीचे की ओर है, और अब हाउसवाइफ ही बने रहना पड़ेगा मुझे, ऐसा हम्म। लग रहा था। हम्म। और 2022 में भी मैंने इस फॉर्म को फिलअप किया था। लेकिन मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने, क्योंकि मेरा बेबी जो था बस 5 महीने का था, मैं जी। स्टूडियो जाकर के फोटो नहीं खिंचा पाई, और मेरे फोन में जो सेल्फी था मैंने वही अपलोड कर दिया। और जब मैंने स्टेटस चेक किया एडमिट कार्ड का, तो उसमें दिखा रहा था फोटोग्राफ फेसिंग साइडवेज। हम्म। इसलिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, और 2022 में मैं एग्जाम में अपियर ही नहीं हो पाई। और उस समय मेरी तैयारी अच्छी खासी हो रखी थी। मतलब जी। ये तैयारी तो मैं कहूंगी कि स्कूल लेवल पे जो पढ़ा था वही तैयारी के बल पे था। और जो हम्म। मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी तो अच्छे खासे स्कोर आ रहे थे, तो कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। लेकिन 2022 में जब नहीं हुआ तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई। और फिर लगभग मुझे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। फिर कुछ समय के लिए फिर से पढ़ाई से ब्रेक हो गया मेरा। और 2023 में फिर से जब ये फॉर्म आया, तो फिर मैंने फॉर्म डाला, और उसके बाद ही पढ़ना फिर से चालू किया, क्योंकि पढ़ा हुआ सब कुछ था ही। रिवाइज हम्म। करने की जरूरत थी, तो रिवाइज किया, और रात में बैठ करके मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी। बिल्कुल। तो इस तरह से। तो और ये तो था कि मुझे प्री में मतलब अंदाजा था कि 170 प्लस आ जाएगा, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट में रेगुलर और प्रीवियस ईयर के पेपर्स बना रही थी तो देख रही थी। इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा मैं डाउटफुल थी कि पता नहीं इसमें क्या होगा। अभी आएंगे उस पे, स्ट्रेटजी के बारे में भी आएंगे। लेकिन जैसा जी कहा कि आप बस तैयारी कर रही थी और आपका बेसिक जो है 10th 12th में आपने आप टॉपर रही हैं और पढ़ा है आपने, ढंग से चीज़ों को अच्छे से समझा है, तो कहीं ना कहीं ये आगे की चीज़ें आपके लिए आसान हुई। इसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो हमारे साथी देख रहे हैं। एक तो क्या करना चाहिए, एक क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं ऐड कर दूं कि जैसे इनकी गलती से हमें ये सीख लेने की जरूरत है कि देखिए आज टॉपर जरूर हैं, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि एक फोटो की वजह से वो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाई। इस बार भी मेरे पास भी कई कॉल आते हैं कि फॉर्म भरा है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब क्या ऑप्शन है। तो उस समय कहीं ना कहीं वो जो स्थिति है ना काफी बेकार हो जाती है कि आपकी तैयारी है, सब कुछ है, और आप एक सिर्फ फोटो की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जी एसएससी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक बार दोबारा से मौका देना चाहिए बच्चों को कि भाई वो अपडेट कर सके, एडिट कर सके। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे अगली बार इस बार, तो वो जरूर ध्यान रखें कि फोटो जो एसएससी का नोटिफिकेशन में है उसके अकॉर्डिंग ही डालें, सही तरीके से अपलोड करें, फॉर्म सही तरीके से भर पाए, क्योंकि वो पहली जीत आपकी वही है, सब कुछ सही से हो जाए, अपियर हो पाए आप। ठीक है। जी सर। ये तो नहीं करना था हमें कि फोटो सही से अपलोड अगर नहीं हुआ। दूसरा चीज की इनसे ये सीखने की जरूरत है कि देखिए कैसे कोई टाइम का मैनेजमेंट का आप लोग शिकायत करते हैं कि नहीं हो पा रहा है, एक हाउसवाइफ है, शादी हो गई है, एज जो है वो निकलने वाली है, नहीं हो पाया, तो ये चीज सीखिए। आपके सामने उदाहरण है, लक्ष्मी सिंह ऑल इंडिया रैंक 1 लाई हैं, और शादी के बाद घर की जिम्मेवारी संभालते हुए 2 ढाई साल का बच्चा है इनका, उनको उनका देखरेख उनकी देखरेख करते हुए भी ये इस मुकाम पे हैं। तो हम और आप तो भाई बैचलर्स अगर हैं, तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर रहे, एक खाना ही बनाना होता है वो भी अकेले पेट का, तो भी हम लोग ये भी शिकायत बहुत करते हैं। मुश्किल है सर। ये भी मुश्किल है, बिल्कुल स्ट्रगल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे सीखने की ये जरूरत है।
बहुत के लिए मोटिवेशन का आपका ये जो स्ट्रगल है वो काफी मोटिवेटिंग है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। जैसे देखिए इसमें तो सबको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है पेपर 1, सब्जेक्टिव होता है पेन पेपर में पेपर 2 होता है। इंटरव्यू का इसमें कुछ नहीं है एसएससी जीएसटी के एग्जाम में। आपने सिर्फ अपना बताइए कि क्या फॉलो किया जाए, आपने क्या क्या फॉलो किया पेपर 1 के लिए, बुक्स के साथ बताइएगा, और पेपर 2 के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन आपने की। सर पेपर 1 के लिए तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो कि मेरे जो बेसिक्स थे वो मेरे काम आए हैं। तो इसीलिए मैं दूसरे कैंडिडेट्स को भी कहूंगी, या जो लोग भी, इवन जो पेरेंट्स और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो लोग भी इस वीडियो को देखें तो वो भी जरूर मेरे इस कहानी से समझेंगे कि अपने बच्चों की स्कूलिंग पे ध्यान दें। एकेडमिक्स अगर सही रहेगा, बेस अच्छा रहेगा, तो आगे उनको बहुत सहूलियत होगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग एवरेज स्टूडेंट है स्कूल टाइम में उनका आगे नहीं होता, उनका भी होता है, लेकिन उनको स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, उनको टाइमिंग भी जो है ज्यादा डेडिकेट करनी पड़ जाती है। लेकिन मेरे साथ था कि चूंकि स्कूल टाइम से मेरा बैकग्राउंड जो था बहुत ही अच्छा था, शुरू से ही मैं अच्छे स्कोर आ रहे थे 10th में 12th में। 10th में मेरे 90% थे और 12th में 92.6% थे। केंद्रीय विद्यालय कटिहार में मैं टॉपर थी। और उसके बाद फिर तो जो हमारे क्लास वाइज जो मैंने तो इंग्लिश वहीं पे ग्रामर और हिंदी आपका ग्रामर बेसिक की ठीक था, लैंग्वेज पेपर पे कमांड उसी समय से आपका जो है वो पकड़ वहां पे थी। थी, ओके। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की जो स्कूल लेवल की किताबें थी, हम्म। जैसे हम लोग क्लास 4 में 5 में 6 में 7 10th तक पढ़ते जाते हैं, तो हम्म। सारे रूल्स जो है मैंने ये नोटिस किया है कि हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वही रूल्स जो है फिर से आते हैं। बिल्कुल। और जिन्होंने उसको उस टाइम पढ़ लिया होता है, इस टाइम उनको बस जो है रिवाइज करने की जरूरत होती है और उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल देखना होता है। एब्सोल्युटली बेसिक्स एब्सोल्युटली। वहीं से आते हैं। और तो अगर वो अगर बना हुआ है उसी समय सब कुछ है, तब तो आगे कुछ खास दिक्कत नहीं होनी है। हाँ, जिन लोगों को चूंकि जब एग्जाम की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो अगर शुरू से उनको इंग्लिश पढ़ना होता है तो उनके लिए मुश्किलें आती है, ये मैं समझ सकती हूँ। और मैंने ऐसे कुछ लोगों को जो है, चूंकि मैं क्लास 12th के बाद से ही कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी थी, हम्म। तो मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट्स को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ओके। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो बेसिक्स को अपने सुधार लें। अगर नहीं भी है, बेसिक्स अगर नहीं भी है, तो चूंकि आप जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिलेंगी जिसमें कि वही रूल्स फिर से दी हुई है, हम्म। लेकिन इस समय भी आप उनको डेडिकेटेड होके ध्यान से पढ़ सकते हैं। उन रूल्स के सारे स्ट्रगल जो भी यूजेज है वो देख सकते हैं कि उनके कैसे यूज होते हैं। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए कि एक ही शब्द जो है उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज हो जाता है। ये सबसे वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं या क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो हम लोगों को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है उस शब्द का, वो हमारे लिए नया होता है, क्योंकि हम में से कोई भी जो है इतना महारथी नहीं है कि वो पूरे डिक्शनरी को याद कर जाए, तो नए शब्द मिल ही जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम सेंटेंस में उसके यूज को अगर समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब कनेक्ट कर पाते हैं कि पूरा पैसेज किस विषय पे है और यहाँ पे जो है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इसका किस लिए यूज हुआ है, इससे जो है फिर जब नीचे क्वेश्चन दिया होता है तो चारों ऑप्शन में से हम आसानी से जो है जान पाते हैं कि यही इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होगा। ये सब कुछ जो है जानने में काफी मदद करता है। तो रही बात अगर बुक्स की, तो एक तो मैं कहूंगी स्कूल लेवल की बुक सारी काम आई है मेरी। ठीक है। और एसएससी की जो है एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है सीजीएल वगैरह के सारे कुछ कवर हो जाते हैं। ठीक तो है। वो बुक जो है काफी यूजफुल है, उससे मैंने प्रैक्टिस की थी। और बाकी जो है स्टडी मटेरियल, फ्री में स्टडी मटेरियल जो है बहुत सारे एप्स में अवेलेबल है, अड्डा 24/7 में है। फिर पहले ग्रेडअप था, अब जो है वही बायजूस है, इसमें भी अवेलेबल है। और टेक्स्ट बुक में है, तो इन सब में जो है हम अपने सेक्शन वाइज जो है तैयारी कर सकते हैं कि सारे जो है हमारा सही है कि नहीं। हिंदी व्याकरण में मैंने डॉक्टर वासुदेव नंदन कुमार और डॉक्टर वचन देव कुमार की किताब मैंने पढ़ी थी, ओके। हिंदी व्याकरण, और इसमें से मैंने मेनली वोकैब पढ़ा था।
चूंकि जो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और जो संधि समास वगैरह है, ये सब कुछ मैंने देखा था। स्कूल टाइम में तो था ही, दोबारा से मैंने उसको देखा कि कहीं मैं एग्जाम में भूल ना जाऊं। और बाकी जो है प्रैक्टिस करने के लिए जहां तक बात आती है कि अगर आपको पैसेज प्रैक्टिस करना है या मॉक्स हिंदी लगाने हैं। ग्रामर में, हाँ। हाँ, शुद्धि वगैरह करनी है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो जितने भी एप्स हैं उसमें फ्री में भी जो है हम्म। दिया होता है काफी सारा स्टडी मटेरियल, उससे देख सकते हैं। नहीं तो टेक्स्ट बुक वगैरह पे भी आपको सेट मिल जाते हैं हम्म, इसके। ठीक है। पेपर टू की बात, ये तो पेपर वन की बात रही। पेपर टू में जैसे कि अब आता है एस्से और ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। तो उसको हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? एस्से के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए, और ट्रांसलेशन के लिए क्या, मतलब प्रैक्टिस कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि कई के मन में होता है कि क्या हम सीधा न्यूज़पेपर लगाना शुरू कर दें, या क्या मतलब कहाँ कहाँ से हम पैसेज लगा दें, ठीक है, या उसमें भी बेसिक से शुरुआत करें और तब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। तो क्या आपके नज़र में क्या इसकी तैयारी की होनी चाहिए स्ट्रेटजी? फिर जो पेपर टू के लिए है, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन में जो है बच्चे पहले से अगर माइंड में रख लेते हैं कि ऑफिशियल या ऐसा कुछ पैसेज आएगा, तो उसके लिए जो हमने पीजीडीटी किया था इग्नू से, तो उसके किताबों में अच्छी खासी शब्दावली दे रखी है उन्होंने, जो कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैंने उससे पढ़ा था, तो वो बहुत काम आया था मेरे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो है, तो इग्नू का उससे कंटेंट जो पीजीडीटी का जो मिलता है, हाँ वो बहुत काम बहुत आया बढ़िया था। है, बहुत बढ़िया है वो। इग्नू का कोई भी कंटेंट मुझे लगता है कि हर एक एग्जाम के लिए वो बहुत बढ़िया है। जी सर। हाँ। तो उससे जो है शब्दावली जो है आप देख सकते हैं, ताकि ट्रांसलेशन में मदद मिल जाएगी। ठीक है। और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स वगैरह आपने फ्री में देखा है, तो पेपर टू में भी वो आपके बहुत काम आने वाला है, जो हम्म। भी कुछ है। लेकिन अब जो है इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिटेल लेवल पे, हम्म। क्योंकि उस समय तो एमसीक्यू हुआ करता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम्म। पेपर वन। इस समय जो है ट्रांसलेशन बनाना है, वो भी पैसेज का। तो हम्म। ट्रांसलेशन बनाते समय ये गौर करना होगा कि शब्दानुवाद जो है एग्जैक्टली ना करके, अगर हो रहा है तो भावानुवाद करें। और हम्म। एक सेंटेंस को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय 3-4 तरीके से बनाने की कोशिश करें, हाँ। क्योंकि पैसेज के सुटेबल जो है वहां पे आपको हो सकता है कि आप जिस तरीके से बना रहे हो उसके बदले अगर किसी और स्ट्रक्चर का यूज करके, हाँ, जैसे कई बार आपने होता है ऐसा एक्टिव कि वॉइस में बनाया। वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं पैसेज, हाँ, लेकिन किसी और दिशा में जा रहा है। वर्ड टू जी वर्ड सर। करने पे वो फिट ही नहीं बैठ रहा है, तो वहां पे हाँ, तो भावानुवाद ही सुटेबल बैठेगा। और एक्टिव वॉइस में अगर मान लीजिए हम बना रहे हैं हम्म। और लग रहा है कि नहीं, एक्टिव वॉइस के बदले यहाँ पे अगर पैसिव वॉइस दिया जाता तो बेटर होता। इस हम्म। तरह के थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट जो है, जब आप तैयारी कर रहे हो पेपर टू की, तो ऐसा जो है आप कर लीजिए, ताकि आपको एक सेंटेंस को आप 3-4-5 तरीके से आप ट्रांसलेट करने का जब आपको अभ्यास हो जाएगा, तो हम्म। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे के लिए जो है मैंने अरिहंत की किताबें पढ़ी थी, अरिहंत वन की 151 151 ऐसे ऐसे। और 221 निबंधमाला करके जो जी जी, आती है। हाँ जी सर, हिंदी और इंग्लिश हाँ। ऐसे में। और ओके। एक दृष्टि की जो वेबसाइट होती है, उससे भी मैंने देखी थी। और हम्म। फिर मेरे एक टीचर हैं, हम्म। उन्होंने भी काफी हेल्प किया था ठीक है। ऐसे के सेक्शन में। लेकिन ओके। ऐसे में सर जो मैंने लिखा था, वो मैं कहूंगी कि क्लास 10th के टॉपिक को ही मैंने लिखा था। मैंने बहुत मतलब सारे घूम फिर के टॉपिक वही तैयार बातें किए। आ रही हैं कि जो हाँ, स्कूलिंग आपका है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इस बात को फिर से आज साबित किया है आपने भी। और कई एग्जाम्स में, जैसे कि आईआईटी और क्या कहते हैं मेडिकल की तैयारी में भी जो लोग जाते हैं, या किसी भी एग्जाम में देखिए ना, कि जो कहा जाता है यूपीएससी की यहाँ तक जो तैयारी करते हैं वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए। कहाँ तक की पढ़िए भाई? 12th तक की पढ़िए 12th ना। तक। तो वही हाँ, तो है, 10th और 12th जो बच्चा उस समय सही से पढ़ लिया, वो आगे हम्म, आपने जैसे सही कहा कि बस रिवाइज करना है। लेकिन जो वहां पे नहीं पढ़े, उनको क्या करना होगा? फिर यहीं पे आके वही सारी चीजें को दोहराना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो यही वहां पे थोड़ा सा ज्यादा समय मेहनत लगेगा ज्यादा उनको। करनी पड़ जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कि वहां पे आपके हाँ, एवरेज मार्क आ रहे हैं या जस्ट पास भी हो रहे हैं तो यहाँ आप सफल नहीं होंगे। बिल्कुल यहाँ होंगे। भी होगा, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। बढ़ानी होगी आपको। ये नहीं है और कि मान लीजिए लक्ष्य में 2 घंटे में पढ़ के आप पास हो गए, या 1 घंटे पढ़ी या नहीं पढ़ी रिवीजन करके हाँ, हो गया, वही तो बात आपका है। भी रिवीजन करके हो जाएगा। हाँ, नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं सभी की, हाउस वाइफ और हाँ, क्योंकि बच्चे सभी के को लिए अलग संभालते अलग है ना, हुए जो क्षमता कर अपनी पाई, अलग तो अलग है। उसमें बेस अच्छा था, ये मदद किया मेरे को। बिल्कुल, नहीं तो आपको ही मुश्किल होने वाली थी जी सर, बहुत ज्यादा मुश्किल होती, कि क्योंकि अगर 10th मुझे 12th की टाइम पढ़ाई नहीं सही मिल से पा नहीं रहा होती था। तो। हम्म। 2 साल का मेरा बेबी है, तो वो दिन भर जो है बहुत बदमाशी करता है, और हस्बैंड ड्यूटी पे रहते हैं, तो अकेले उसको दिन समझ भर सकता हूँ। संभाल के मैं काफी थक जाती थी।
तो रात में मैं लगभग 11 बजे के बाद जो है पढ़ाई करती थी, तो 2-3 बजे तक जगती थी। इतना ही टाइम मुझे मिल पाता था, दिन भर बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। मतलब रात के 11 से 1-2 बजे तक जो आपको समय मिला, मतलब जब हाँ, बच्चा दो सो या रहा तीन है। बजे तक अगर जैसे जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ लेती थी। और फिर जो है सुबह थोड़ा मैं देर ही उठती थी, 7-8 बजे उठती थी, क्योंकि ठंड का भी समय था, तो देर से ही उठती थी, और दिन भर फिर मुझे दोबारा पढ़ने का समय नहीं मिलता था। यही है, यही है, देखिए। मोबाइल यूज करते हुए जो है मैं देख लेती थी कुछ कुछ, लेकिन बैठ के जो पढ़ना है वो नहीं कर पाती थी, वो तो रात में सफलता ही। जो है वो त्याग मांगती है। सही में माँ होते हुए आपने त्याग किया है अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ जो है अपना सुख चैन छोड़ के, रात को भी जब आपको सोने की जरूरत है, दिन भर थकी हैं, उस समय आपने समय निकाला और पढ़ाई की। ये बहुत बड़ी बात है। और जब छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भी अक्सर देखते हैं, हमारे भी घरों में होते हैं कि वो कुछ देर सोएंगे, 1-2 घंटे, फिर जग जाएंगे। उनका कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है शुरुआत में। वो तो जब थोड़े बड़े होते हैं तब होता है कि रात भर सोएंगे, जिस तरह से रूटीन आप उनको देंगे। लेकिन रात में क्या है ना, 1-1.5 घंटे सोएंगे फिर जग जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन उस बीच में निकालना एग्जाम, वाकई में अब बहुत मेहनत और किया इस है इस आपने। वक्त और ये मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया, वो मतलब रात बिल्कुल में जो बिना है उनके सपोर्ट के बच्चे कैसे को संभव। संभाल लेते थे, तो फिर उस रूम में मतलब 2 रूम है, तो एक रूम में वो संभाल के उसको रात भर सुलाते थे, तो दूसरे रूम में मैं आकर शांति से पढ़ाई करती थी। सही यही है। वो भी एकदम तारीफ के लायक हैं, और उनको भी बिल्कुल आपके सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जी एक सर। सपोर्टिव हस्बैंड भी होना जो है, अगर हो तो फिर वो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर समय कहाँ है चीजों को हैंडल करने के लिए। ठीक है। तो अब तो ये हो गई कि बुक्स की बात कर ली। हम हमेशा बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वो 4-5 चीजें या कुछ चीजें ऐसी बताएं जो प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या उनको एक एस्पिरेंट को वो सब चीजों से बचना चाहिए, उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी वो क्या चीजें हो सकती हैं जिनसे हमें बचाव रखना है जब तक हम सफल ना हो जाए। सबसे पहले तो सर कि हम जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दूर दराज और रिश्तेदारों में अभी शोर ना मचाएं जब तक कुछ हो ना जाए। ओके। क्योंकि होता कि मेरे साथ भी हुआ कि मैंने इससे पहले जो कई सारे एग्जाम्स दिए थे, तो हम्म। चूंकि एकेडमिक्स में मैं टॉपर थी, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में मेरे कुछ खास रहा नहीं। हम्म। पहले जो है मतलब 2-2 3-3 मार्क्स से मेरा छूट जाता था। हम्म। तो इसलिए जो है अब हर बार जो है एग्जाम देने जाओ और सबको पता चले कि अरे एग्जाम देने गई थी, क्या हुआ, रिजल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद ये बताओ कि अरे मेरे से नहीं हो पाया, तो फिर सुनने को मिलता है फिर क्यों कर रही हो, छोड़ दो, हाउसवाइफ ही रहो। तो उससे अच्छा है कि शांति से, मतलब इस समय जो मैंने किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि मैं अभी कुछ तैयारी भी कर रही हूँ, कुछ नहीं बताया था मैंने। हम्म। तो यही कहूंगी कि पहले जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, तब तक दूर दराज के रिश्तेदारों में, मतलब जो सिर्फ नजदीकी है, बहुत ज्यादा नजदीकी है, उन्हें उन्हें ही बताइए। हम्म। नहीं तो बार बार जो है इससे नेगेटिविटी हमारे मन में भी आती है कि अरे हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो ये हमें निराशा देती है। दूसरी बात कि अगर किन्हीं ने कुछ कहा भी है, तो आप इस इन सब चीजों का ध्यान ना दें, और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, और लगातार मेहनत करते रहें। एक जज्बा होना चाहिए कि करना है, क्योंकि मेरे साथ भी यही था कि इस बार जो है मेरे लिए डू और डाई वाली स्थिति थी, कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था और लास्ट भी होना था, मुझे पता था। तो इसीलिए मुझे था कि इस बार या तो कभी नहीं, नहीं तो फिर बस कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बार सारी स्थिति। मेहनत मैंने जोड़ दी थी। हम्म। तो दूसरा तो मैं यही कहूंगी कि अपने लगन बनाए रखे पढ़ाई के प्रति, कि इस बार करना है, और ऐसा समझे कि यही मेरा फाइनल है, इसी में जो है परफॉर्म कर लेना है अच्छा सा। अच्छा, क्या तैयारी के और दौरान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, इन सब पे समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर मैं तो कहूंगी थोड़ा बहुत मैं दे रही थी, क्योंकि लगातार पढ़ते पढ़ते भी ऐसा लग रहा था कि अरे बहुत ज्यादा फेडअप हो गई। ऐसे भी मैं हम्म। रात में पढ़ती थी, तो रात में तो उस दौरान विदाउट डिस्टरबेंस में हम्म। लगातार पढ़ती थी। क्योंकि दिन भर बच्चे को संभालते हुए मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत तो फोन चला ही लेती थी, क्योंकि अब उसके पीछे वो जहां जहां जा रहा है उसके पीछे ध्यान रखना, घूमना, तो एक हाथ से फोन भी यूज हो जा रहा था। ठीक है। देखिए, इसी के लिए कहा गया है कि आप जो बात कह रहे हैं कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जी सर। तो वही है कि जब मेहनत कर रहे हैं तो एकदम खामोशी से करिए, इतनी खामोशी से कि जो सफलता है वो शोर मचाए। कि जैसे आपने खामोशी से काम किया, आपका रैंक जो है और आपकी मेहनत और आपका जो सिलेक्शन है वही शोर मचा के कह रहा है कि कितना मेहनत।
और जो एक बात और आपने ऐड की कि जो ताने पड़ते हैं कि अरे छोड़ दो, नहीं होगा, या कई बार ऐसा आप तो सुनने को ही मिला होगा शायद कि क्या है, एक लोग तो जॉब कर ही रहे हैं, उनसे पेट नहीं भरता क्या, ऐसा भी बहुत लोगों को सुनने को मिल जाता है कि जो जरूरी है दोनों को बच्चे पे ध्यान दो, ऐसा महिलाओं को सुनने को मिल जी सर, जाता है। लड़कियों को ऐसा ज्यादा फेस करना है, लड़कियों हाँ को ही कि करना है। कह रहे हस्बैंड कमा ही रहे हैं जब ठीक ठाक, तो तुमको क्या जरूरत है करने की। लेकिन यही है ना, यही सब सोच बदलना है हमें, और खुद पे आपने मुझे अच्छा लग किया रहा कि था फोकस कि किया। सर, मुझे लग रहा था कि अगर मतलब हस्बैंड कमा रहे हैं, सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मैं लड़कियों महिलाओं के लिए कहूंगी, जो कि मैरिड वुमेन भी इसके लिए हम्म तैयारी कर रही होंगी, हम्म। कि एक खुद का अस्तित्व बनाना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। और खास करके जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, फिर डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन में, तो अगर हम कर सकें तो क्यों ना अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में हम भी योगदान दें, योगदान करे, पुरुषों देश के की साथ सेवा साथ। करे। बिल्कुल। जी और सर। ये बात है ना कि और आपने हम इतनी भी। उच्च शिक्षा पाई तो है, फिर वो किस लिए पाया, आपने टेक्निकल डिग्री भी वो चीज के लिए पढ़ाई किया, ट्रांसलेशन पढ़ा, एमए किया, सिर्फ इसलिए तो नहीं कि सिर्फ हाउस वाइफ बनना है, वो तो हाँ, संभाला जा सकता है। इतना करने के बाद अगर निराश हो जा होकर छोड़ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। इतना जब कर लिए तो फिर थोड़ी और मेहनत करके अगर मंजिल मिल जाए तो, बिल्कुल। और देश की सेवा करने का भी अवसर मिले, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। वही चीज है ना कि आपको प्रयास तो एटलीस्ट करना ही चाहिए, जी सर। कि कम से कम प्रयास न किए और फिर हार मान गए तो क्या मतलब है। इस एक और है, इस पे कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो वही है कि भटकते भटकते हम लोग मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ओके, तो ये सब चीजें तो हो गई। अब मैं जानना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट है कि ये जो एग्जाम की तैयारी है, जैसे कि शुरुआत से करते हैं, और आपने भी कई एग्जाम फेलियर्स देखे होंगे, फेलियर्स किसके लाइफ में नहीं आता है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस कहा जाता है। तो आपने, जैसे कि आपने बताया कि पिछले भी कई बार एग्जाम दिया था, शादी से पहले भी, बीच में फिर ब्रेक हुआ, और भी कई एग्जाम्स तैयारी, तो वो कौन से एग्जाम्स थे? भले आपके 1-2 नंबर से छूटे, लेकिन ये कहता था कि नहीं हुआ, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा है कि 100 में अगर 70 पे सिलेक्शन हुआ है, अगर इसका 68 आया है, 68 मार्क्स आया है, तो वो उतने के काबिल है। वो 2 नंबर की वजह से आपको समझ जाते हैं कि कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं पढ़ता लिखता ये यही लोग। बात है। हाँ, वो ये नहीं जो है समझ रहा ना है कि कि वो दुनिया उठते हुए जीरो सूरज से को सलाम करती है, वो वाली बात है। 68 तक वो अगर पहुंचा है तो कुछ तो बात है भाई। 2 नंबर से अगर सिलेक्शन छूटा है तो वो एकदम बेकार तो है नहीं। तो उन एग्जाम्स के बारे में बताइए कि और किस किस एग्जाम्स की तैयारी आपने की, और क्या कितने से रह गया, उसके बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि फेलियर्स से सीखने की बहुत जरूरत है हमें। सर, इससे पहले जो है, मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी, और बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे हैं, जागरूक हैं, वो लोग तो 12th के बाद से ही डिसाइड कर लेते हैं उनको किस तरफ जाना है, तो वो करने लग जाते हैं। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी लेट थी। और उसके बाद फिर मैंने जब तैयारी शुरू की, तो मैं पहले सीजीएल की कर रही थी तैयारी, एसएससी सीजीएल, और बैंकिंग दोनों ही कर रही थी। मतलब मेरी ये कमी रही कि मैं जो है कुछ ज्यादा ही हर दिशा में भटक रही थी, हम्म ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये मेरी कमी रही। मेरे ख्याल से जो है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक लक्ष्य निर्धारित करके उसी के तरफ बढ़ना चाहिए, तो सफलता बिल्कुल मिलनी ही मिलनी है। मैं एसएससी भी कर रही थी, सीजीएल, सॉरी, बैंकिंग भी कर रही थी, तो इसलिए जो है भटक जा रही थी बहुत ज्यादा ही, दोनों के सिलेबस में अंतर है। और एक और मेरी कमी थी कि मैथ्स जो है उसमें मैं उतना स्पीड में तेजी से नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जो बैंकिंग और एसएससी में जो मैथ्स चाहिए सीजीएल में, वो ऐसा चाहिए कि जैसे हम क्वेश्चन नजर के सामने देखें, उसको स्पीड चाहिए ओरली या उसमें। माइंड में ही कैलकुलेट करें और तुरंत उसको हम कर लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। हम्म। तो इस सब वजह से मैं उसमें जो है असफल हो रही थी। 2019 में एलआईसी एडीओ के मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर नहीं हुआ मेरा। तो और वो भी इतनी असफलताओं के बाद भी मतलब यही है कि और गैप भी हुआ, हार नहीं माना आपने। जी कई सर। लोग और आते हैं, जैसे रिजल्ट आता है कि भैया इस बार हुआ नहीं मेरा, क्या करें, छोड़ दें क्या, लगता है किस्मत में ही नहीं है सरकारी नौकरी। तो अब यहाँ देखिए कि इतनी असफलता और इंटरव्यू तक जाके इतने कम नजदीक से वापस आना, और ये अगर छोड़ देती तो आज इस मुकाम पे नहीं होती ना, आप सोचिए खुद। इनका तो गैप भी हो गया था 2-2.5 साल 3 साल। ये जिद जो है ना कई बार अच्छा होता है,
और जो आप कह रही हैं लक्ष्मी जी, मैं एक बात उसमें ऐड कर दूं आपको कि जिसको आप जैसे आपने कहा कि नहीं ये कमी थी, मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए तो वो कमी नहीं है, वो आपकी ताकत बनी। कहीं ना कहीं आप और एग्जाम्स अगर देखी पहले से 4 5 10 एग्जाम जो भी आप देखिए उसमें मैथ्स भी आपको आता है, नहीं आता 100%, 60% 50% सीखा आपने। आपने रीजनिंग बनाया है, आपने जीएस पढ़ा है, आपने जी इंग्लिश पढ़ा, आपने हिंदी पढ़ा, तो बाकी की तुलना में आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो ज्यादा हुई ना। जी, अनुभव तो बहुत प्राप्त हुआ। अनुभव, और सबसे कीमती चीज यही है लाइफ में, अनुभव। तो आप उसको कमी मत कहिए, वो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। आपको पता है कि आपका जीएसटी में अगर नहीं होता, किसी और एग्जाम में अगर ट्रांसलेटर ही बनना होता, तो कई एग्जाम्स में आजकल मैथ्स भी आ रहे हैं और रीजनिंग भी आ रहा है, कई में जीएस भी जी पूछा जा रहा है। तो वो आपको वहां का अनुभव यहाँ मदद करेगा, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता। और एक चीज और बता दूं, अभी जैसे अभी इस क्षेत्र में गई हैं, आप कुछ सर्विस पूरा कर लेंगी 3 साल 5 साल ऐसे करके, फिर कई डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालते हैं हिंदी अफसर का, लेवल 10 वगैरह का, पीएसयूज में भी आते हैं, जिसमें डायरेक्ट एग्जाम होता है, बशर्ते उसमें आपको मांगता क्या है, सिर्फ अनुभव, कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में 4 साल या 5 साल या 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो वहां पे जो उसमें भी है ना, कई बार मैथ्स और रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि जो वहां का पढ़ा है, आप कई लोगों को पीछे पछाड़ के जो है आप उनसे आगे निकली रहेंगी वहां पे। जी सर, पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं कभी जाता, व्यर्थ ये तो नहीं जाता। है। अभी भले आपका तो हिंदी और इंग्लिश से काम हो गया, लेकिन वो हम्म, जो पढ़ी है ना, आप दोबारा जब कहिए ना कि वहां रिवीजन करना पड़ेगा, बस आपको आपको लगेगा जी कि सर, मैं तो उसकी हाँ, क्यूब्स पढ़ चुकी हूँ, रीजनिंग में डायरेक्शन का हाँ, क्वेश्चन, ब्लड एडवांस रिलेशन का मैथ्स क्वेश्चन सब वगैरह सब आता है। कुछ मैंने पढ़ लिया था। तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसमें भी मुझे सब कुछ आ जाता था, बस दिक्कत थी मेरी स्पीड में। ऐसा नहीं है हाँ, कि मुझे मैथ बनाना नहीं आता था, स्पीड में, तो बस इस होता वजह है, से कोई मैं बात उसमें नहीं। पीछे रह तो अब जाती ये हूँ। सोचिए ना, आप आपको वहां पे नहीं हुआ तो आप उस लेवल से नीचे नहीं पहुंची हैं, आप उसके बराबर ही लेवल में आई हैं और कहीं अच्छे लेवल पे भी सर हैं। सीजीएल मैंने एक ही बार दिया था, उसमें मेरा प्री हो गया था। मेंस हाँ, में चूंकि यूआर कैटेगरी में 8 मार्क्स से रह गई थी मैं उस समय। 8 मार्क्स वैसे मुझे पता है बहुत ज्यादा होता है, मायना होता है, लेकिन वो मायने रखता लाइफ है। का एक ही बार अटेम्प्ट था मेरा। और सीएचएसएल जो है, मैंने प्री भी क्लियर कर लिया था, उसका डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर कर लिया था, ओके, टाइपिंग में मैं रह गई थी। तो देखिए ये चीज आपके वो है ना, आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और इसको हम मैं कहूंगा एक पर्सनल आपको सलाह देना चाहूंगा कि जो मैथ्स रीजनिंग आप पढ़ी है ना, उसको मतलब ऐसे छोड़ मत दीजिएगा कभी भी कि नहीं है। कभी कभी मेरा मेरा खुद होता रहता है कि मैथ्स बहुत दिन ना बनाऊं ना, तो अंदर से आता है यार कुछ सवाल मैथ्स के बनाने चाहिए, अच्छा लगता है। तो आप उसको बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको आगे और काम देगा वो, कई मौके आपको अभी आने के। तो संक्षेप में, चूंकि हम अंतिम पड़ाव में हैं इंटरव्यू सेशन के, तो एक चीज तो एक और मन में डाउट आएगा लोगों के, मैं ही आपसे पूछ लूं, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दीजिए, ग्रेजुएशन में आपने किससे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में किससे किया है। ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। हम्म। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है आरबी हिंदी, जो कि हिंदी कंपलसरी पढ़ा है था, आपने, 100 ठीक है। मार्क्स पेपर। एमए आपका। और इसके अलावा मैंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले रखा था। ओके। और पीजी मास्टर्स में में। मेरा इंग्लिश ही था टोटल। ओके ओके, ठीक है। और पीजीडीटी इग्नू से किया आपने। हाँ जी सर, इग्नू से। ठीक है। ओके। लास्ट संक्षेप में अगर कुछ मैसेज देना चाहें आप हमारे एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि जो हार हार गए हैं, थक गए हैं, या फिर से तैयारी कर रहे हैं, धीमी चाल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप। सर मैं तो कहूंगी कि हारना तो है ही नहीं। हार जो है, हार जैसा शब्द ही भूल जाए जितने भी कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये शब्द जो है मुझे भी बहुत ज्यादा इसमें परेशान किया है। क्योंकि 2019 तक मैं तैयारी कर रही थी, 20 की में शादी हो गई। और उसके बाद फिर मैंने जैसा कि बताया कि 22 में मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो इतने सारे मतलब बीच का जो फेज था मेरा, वो बहुत ज्यादा ही मेरे लिए लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ऐसा कुछ लग रहा था। तो हार जैसे शब्द को आप लोग जो है अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दीजिए कि या तो ऐसा आप कुछ होता जीतेंगे है। नहीं तो सीखेंगे, सीधी बात। हाँ वही बात है। तो जो भी है, आप जो है लगन से लग जाएंगे तो मिलना है, और अगर ये नहीं मिलना है तो आपको इससे कुछ ना कुछ ऐसी सीख जरूर मिल बिल्कुल। जाएगी जो आपको जीवन के अगले मुकाम पे जरूर काम आने वाली है। ओके। तो हारने और निराशा को तो आप भूल ही जाइए। आपका कोई अगला मुकाम कुछ, या फिर जब सफलता शोर मचाएगी तब मालूम चलेगा हमें। तो वही बात है सर, अभी बस एक शब्द एक लाइन में इतना ही कहूंगी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो लाइन थी, हम्म। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
बिल्कुल, मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव तक अब जाना है, मिलो आगे अभी बढ़ते आगे। रहना है। जी जी। बिल्कुल, तो और कुछ कहना चाहेंगी? तो अभी तो सर ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने हिंदी इंग्लिश, चूंकि इस एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं ट्रांसलेटर की, तो अपनी भाषा पे खास ध्यान दें। और ऐसे के लिए मैं एक और बात कहूंगी जो उस समय हम्म मैं मिस कर गई थी बोलना, हम्म कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप डेटा और फैक्ट्स वाले टॉपिक्स तो तैयार कर ही लीजिए। बिल्कुल। जैसा कि इस बार मैंने अंतरिक्ष पे या स्पोर्ट्स पे हम्म और ग्रीन एनर्जी पे और महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब कुछ पे पढ़ा था मैंने। हम्म लेकिन चूंकि कुछ मैं कहूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो होते हैं हम्म उन पे भी जरूर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप बाय चांस एग्जाम में डेटा फैक्ट्स भूल जा रहे हैं, तो बिल्कुल। अगर आपने पहले से ऐसे टॉपिक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम में इसके लिए आपको सोचना जो नहीं पड़ेगा। ट्रेडिशनल टॉपिक जो मुझे हमेशा से चले आ रहे हैं उस पे भी आप आराम से लिख के आपका काम हो मैंने जाएगा। जो लिखा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये हम्म लिटरेचर का टॉपिक था और ये क्लास 10th में मेरे ओड टू द वेस्ट विंड पोएम से लिया गया था। हम्म तो इसको जब मैंने लिखा तो इसमें कॉपी मेरी आई, मैंने देखा कि 50 में से 38 मार्क्स मुझे इसमें मिले हैं। ओके। और इसी के लिए मैं डरी हुई थी कि पता नहीं मैंने एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक चुना है, क्या मार्किंग होगी नहीं होगी, लेकिन सौभाग्य है कि सब बहुत बढ़िया, अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो सब इसीलिए मैं बढ़िया बाकी रहा। कैंडिडेट्स को भी कहूंगी कि ऐसे टॉपिक्स को जरूर सेलेक्ट, मतलब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स आप प्रैक्टिस जी। में रखें। अरिहंत की बुक्स में भी दी हुई है ऐसे टॉपिक्स, हाँ, एक तो अच्छा आइडिया लग जाता है उन प्रैक्टिस बुक्स से करें। पढ़ने के बाद। हाँ, क्योंकि डेटा फैक्ट्स हम भूल जाते हैं, या कई बार होता है कि पुराना डेटा माइंड में होता है तो नया क्या डालें, ये सब कुछ कंफ्यूजन होता है। जी। ऐसे टॉपिक्स जो है आपके कभी भी काम आने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी थैंक जो यू सर। साथी हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है कि जब लोग आते हैं और बातचीत होती है तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को और अनुभव प्राप्त करने को मिलता है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं आपके लिए लक्ष्मी सिंह। आप कोशिश करिएगा कि उनका जवाब दे पाएं, या जैसे भी आप जो लोग भी देख रहे हैं ग्रुप में भी हैं हमारी लक्ष्मी सिंह, आप उनसे भी जुड़ सकती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जो सवाल हो इनके लिए आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए और आपका भी सिलेक्शन होगा ही होगा। ईश्वर ने बिल्कुल चाहा बिल्कुल। और आपकी मेहनत अगर सच्ची रही तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बाकी सभी लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने समय निकाला और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई हमारे साथियों को बहुत कुछ अपने अनुभव शेयर किया, जिससे उनको काफी मदद मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।